Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss second application of Gauss's law. Find electric field intensity due to an infinite sheet of charge. ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज. देखते हैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे. सपोज वी हैव अ प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंड ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखें पहले पॉइंट में उसने छोटे छोटे 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन किए कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है और वो किस तरह की है, इन्फिनिट है, और उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कैसे पड़े, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी है बेटा. द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया. अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी. उसको आप सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से. फिर आर्टिकल की तरफ आते हैं. वो कहता है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपने क्या किया है, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज ली है. इन्फिनिट आपके पास, लेकिन ये तो इन्फिनिट नहीं है. यहां पर आप इन्फिनिट शो नहीं कर सकते, उसका महदूद सा पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं. तो यही बात उसने अगले पॉइंट में मेंशन की है. फाइनाइट पार्ट ऑफ दिस शीट इज शोन इन फिगर्स. यार इन्फिनिट पार्ट तो शो नहीं कर सकते. टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P close to sheet, imagine a closed Gaussian surface in the form of cylinder passing through a sheet whose one flat face contain a point P. कि बेटा ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसके यहां पर आप ये कह लें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं. इस साइड पर कह लें या इस साइड पर कह लें, जिस पॉइंट पर भी आप, जिस जगह पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है आपने वहां पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है. गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन आपने क्या की है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस. बेटा 3 ही वर्ड इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं जो की पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं. एनी का मतलब उसकी शेप कोई भी हो सकती है. हाइपोथेटिकल का मतलब वो इमेजिनरी है. और तीसरी कंडीशन उसके ऊपर ये है कि वो क्लोज सरफेस होगी. पहली एप्लीकेशन की है उसमें आपने जस्ट लाइक अ बॉल, फुटबॉल, आप ये कह दें कि गॉसियन सरफेस ली है. लेकिन दूसरी आप जो एप्लीकेशन डिस्कस करें उसमें आप जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो सिलेंडर शेप ले रहे हैं. ये बेटा सिलेंडर शेप है. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है. इससे आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां पर आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लें. यहां पर जो आपने गॉसियन सरफेस ली है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ली है. अब बेटा अगर इस फिगर की बात करें तो जो सिलेंडर आपके पास है बेटा ये सिलेंडर शेप है आपके पास, और फर्ज करते हैं ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और आप इसका महदूद सा पोर्शन ले रहे हैं. ये आपके पास सिलेंडर शेप है और इसको आप इस पोजीशन पर रखते हैं. से आप ये कह लें कि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब गौर करें कि ये इसका एंड फेस कहलाता है. जो एंड फेस है ये फ्लैट है और ये कर्व फेस है, और जो कर्व से वो तो स्फेरिकल शेप में. यहां से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड आनी है. अब क्या जो कर्व फेस है, जो कर्व सरफेस है, क्या इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर सकती हैं? बेटा नहीं पास कर सकती. इलेक्ट्रिक लाइन इस कर्व सरफेस के पैरेलल है. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंड फेस है इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर सकती हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास
नहीं कर सकती। तो यहां से ये रिजल्ट बनता है कि एंड फेज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कंट्रीब्यूशन होनी है वो जीरो, सॉरी एंड फेज तो ये है, एंड फेज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन जो ये आपके पास कर्व सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, जीरो होगी। इसको अब आप एक तो आप इन जनरल बात कर रहे हैं ना कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ये बाहर आ रही हैं जी, ये इसके पैरेलल जा रही हैं, इसमें से पास नहीं कर रही। जब तक लाइन किसी एरिया से पास नहीं कर रही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जीरो लेते हैं। अब यहां पर इस पोजीशन पर अगर देखें इसमें से नीचे से लाइंस पास कर सकती हैं, क्योंकि यहां से लाइन इसके अंदर से पास कर सकती हैं। इसका मतलब अगर इधर इधर आपके पास प्लेट पड़ी है तो यहां से लाइन देखें इसमें से पास कर सकती हैं। अब गौर करना है आपने कि एक तो आपने कहा लाइंस पास कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो मैथमेटिकली भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां से ये जो एंड फेस आपके पास है, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन है तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस एंड फेस के कैसे है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक लाइंस एंड फेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया की बेटा वो कैसे होगी, पैरेलल होगी, एंड फेस के परपेंडिकुलर। ये देख लें जी, एंड फेस के, अब ये कह लें कि इलेक्ट्रिक लाइंस एंड फेस के कह लें या एरिया के परपेंडिकुलर है। और यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस एरिया के कैसे है, एरिया के पैरेलल है। और वेक्टर एरिया की बात करते हैं तो बेटा वेक्टर एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये बनता है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो। तो कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो दोबारा उसी फिगर पर आते हैं बेटा, आपके पास जो बुक में हमने डिजाइन की हुई है बुक को देखकर, तो आपके पास देखें ये आपके पास ये जो पाइप है ये इसकी कर्व शेप है, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से कर्व सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना है वो जीरो होना है। एंड फेस की वजह से यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया के कैसे है, पैरेलल है। इसका मतलब ई और ए के दरमियान एंगल कितना है, जीरो है, तो उस वक्त फ्लक्स आपको पता है मैक्सिमम होता है। तो ऐसे हम पहले टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। पढ़ते हैं जी इसको, क्या कहता है, फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट ई इज परपेंडिकुलर टू एंड फेसेस। देखिए एक एंड फेस इस साइड पर है, एक एंड फेस इस साइड पर है, तो सिमेट्रिकली जो ई है वो इस एंड फेस के भी परपेंडिकुलर है और इस एंड फेस के भी कैसे है, परपेंडिकुलर है। Since E is perpendicular to vector area of the curved surface of cylinder, जो कर्व सरफेस है E उस कर्व सरफेस के पैरेलल है, लेकिन उसके वेक्टर एरिया के कैसे है, परपेंडिकुलर है। एंड फेस के E परपेंडिकुलर है, E एंड फेस के परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया के कैसे है, पैरेलल। और कर्व सरफेस में क्या है, कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल है लेकिन वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, तो उस वक्त एंगल कितना है, जीरो है। तो कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। फॉर टू फ्लैट फेसेस द वेक्टर एरिया ए एंड ई आर पैरेलल। देख लें इसके यहाँ पर भी पैरेलल है और यहाँ पर भी पैरेलल है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इसकी वजह से ई ए कॉस जीरो, इसकी वजह से ई ए कॉस जीरो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, 2E टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस। इस सारे सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस जो कि जीरो है, फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट फेसेस 2EA, और ए से मुराद क्या है, सरफेस एरिया फ्लैट फेसेस। आपको बेटा पता है कि आपके पास स्टार्ट में सेकंड लाइन में आपने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया की इक्वल होती है। यहां से चार्ज किसकी इक्वल आ गया, सिग्मा ए। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस को आप क्या कर सकते हैं, किसके इक्वल है, सिग्मा ए के। गाउस लॉ के मुताबिक हमारे पास फाई ई किसके इक्वल है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो इसमें यहाँ पर टोटल चार्ज कितना बन रहा है, सिग्मा ए। और आपको ये भी पता है कि आपके पास फाई किसके इक्वल होता है,
2EA। अब देखिए ना पीछे आपने यहाँ पर ये फाई किसके इक्वल लिया आपने 2EA। अब इस फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें। जब आप फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ए से ये ए कट जाएगा बेटा, और ई किसके इक्वल आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वेयर आर इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल्स एंड टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। जाते जाते एक छोटी सा पॉइंट नोट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया पर, और किस पर डिपेंड करती है मीडियम पर। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज।